नमस्कार। मैं मनोज पांडे सब्जेक्ट साइंस विषय के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक हम शुरू करेंगे, साइंस शुरू करेंगे। साइंस सब्जेक्ट की मुलाकात अब हमसे और आपसे होने शुरू हो जाएगी अब, ठीक है। और साइंस में हम जो पोर्शन शुरू करेंगे, हम बायो भी शुरू करेंगे, फिजिक्स भी शुरू करेंगे, केमिस्ट्री भी शुरू करेंगे। तीनों पोर्शन शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम कम्पिटिटिव इम्तिहान के तैयारी करने से पहले हमें दो चीज जानना क्या होती है, बहुत जरूरी होता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हमें पढ़ना क्या है। हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें जाना किस डायरेक्शन में है। अगर मैं बात करूं यही, ठीक है, अगर मैं बात करूं साइंस को लेकर, अगर मैं बात करूं किसकी, साइंस को लेकर, तो साइंस की बात करता हूं मैं, साइंस की। अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो ये साइंस बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड होती है। जो पहला पार्ट होता है उसको हम पढ़ते हैं क्या, बायो। बायो मीन्स बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स। फिजिक्स मीन्स भौतिक विज्ञान, ठीक है। अगर हम बात करता हूं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मीन्स होता है रासायनिक विज्ञान। अगर मैं बात करूं कि बायो से क्वेश्चन कितना बनता है, तो बायो जो क्वेश्चन बनता है पेपर में 70% क्वेश्चन बनता है। अगर यही मैं फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स कितना ये बनता है 20% में। और 10% में क्वेश्चन कहां आता है, केमिस्ट्री में। लेकिन सिलेबस में है तो हम एक भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे, पूरा शिद्दत से एक एक टॉपिक को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है, समाप्त करेंगे। आज के हम जो टॉपिक शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी क्यों? क्योंकि 70% क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, आपके बायोलॉजी से पूछा जा रहा है, बायोलॉजी से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी की हम बात करते हैं। बायोलॉजी की, बायोलॉजी, बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। बेसिक, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट उठाएंगे बायोलॉजी की हम। अगर मैं बात करूं कि बायोलॉजी सबसे पहले बायोलॉजी किसने बोला था, अगर बात करूं कि बायोलॉजी सबसे पहले बायोलॉजी किसने बोला था, तो बायोलॉजी को पहले, सबसे पहले लेमार्क साहब ने बोला गया था। किसके द्वारा बोला गया था ये, लेमार्क साहब के द्वारा बोला गया था। लेमार्क साहब के द्वारा कब बोला गया था ये, 1802 में बोला गया था, 1802 में बोला गया था लेमार्क के द्वारा। अगर यही मैं बात करूं कि बायोलॉजी के पिता यानी बायोलॉजी के फादर, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो ये साहब क्या हो जाएंगे, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, अगर हिंदी में बात करूं तो क्या कहते हैं उसको, अरस्तु के नाम से जानते हैं उसको हम, अरस्तु के नाम से जानते हैं। अब ये बायोलॉजी आगे चलकर क्या होती है, बायोलॉजी आगे चलकर अगर मैं बायोलॉजी को 100% मान लूं, अगर मैं बायोलॉजी को 100% मान लेता हूं, अगर मैं बायोलॉजी को 100% मान लूं, यहां पर 100% मान लेता हूं बायोलॉजी को, तो बायोलॉजी आगे चल क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो पार्ट में डिवाइड होगी। और बायोलॉजी पहला पार्ट जो होता है इसको हम पढ़ते हैं क्या, जियोलॉजी कहते हैं। और दूसरा पार्ट हम क्या पढ़ते हैं, इसको बोटनी के नाम से जानते हैं, यानी इसको कहते हैं जंतु विज्ञान और इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। जब ये दोनों विज्ञान आपस मिलता है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, जीव विज्ञान। अगर हम बात करें, इसको हम कहते हैं जियोलॉजी, इसको हम कहते हैं बॉटनी। जब ये दोनों साइंस आपस में मिलते हैं तो क्या मिलता है हमें, बायोलॉजी, बायोलॉजी मिलता है। अगर हम बायोलॉजी को 100% मान लें तो जियोलॉजी से हमें कितना क्वेश्चन मिल जाएगा, हमें यहां से मिलेगा हमें 90% क्वेश्चन, और यहां से मिलेगा हमें कितना, 10% क्वेश्चन, 10% क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं कि जियोलॉजी का पिता कौन है, जियोलॉजी का फादर किसे कहते हैं, जियोलॉजी का फादर किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं किसको, अरस्तु साहब को ही कहते हैं। अरस्तु साहब को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि इन्होंने 500 प्रकार के क्या किया था, 500 प्रकार के जंतु के बारे में बताया गया था। किसके द्वारा, अरस्तु साहब के द्वारा। और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जियोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ जियोलॉजी कहते हैं। किस बुक में बताया गया था, तो उस बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमेलम थी, हिस्टोरिया एनिमेलम था। अगर बात करें बोटनी की, बोटनी साहब के फादर किसे कहते हैं, तो कहते हैं थ्रियोफेस्टर साहब को कहते हैं, थ्रियोफेस्टर साहब को। इनको क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भी क्या कर लिया था, अरस्तु साहब को कॉपी पेस्ट कर लिया था। और इन्होंने भी क्या किया था, 500 प्रकार के पौधों के बारे में क्या कर दिया था, बता दिया था। एक बुक में बताया था 500 प्रकार की जाति, किसकी, पौधे की जाति को किस बुक में बताया गया था, तो बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम थी। ये क्वेश्चन सारा पूछा हुआ है, स्टेट विशेष एसएससी दोनों में सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर हम बात करेंगे, आज हम जोलॉजी शुरू करते हैं, ठीक है, जोलॉजी शुरू करते हैं हम। अगर हम जोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम जोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम जोलॉजी की बात करते हैं, तो जोलॉजी में हम शिद्दत से खत्म करेंगे जोलॉजी को, ठीक है। जोलॉजी, जोलॉजी, जोलॉजी बात करें हम, चैप्टर कितना पढ़ना है जोलॉजी में। अगर हम बात करते हैं कि चैप्टर कितना पढ़ना है जोलॉजी में, तो जो पहला चैप्टर होता है उसको हम पढ़ते हैं क्या, उसको हम पढ़ते हैं सेल, उसको हम पढ़ते हैं सेल। जो दूसरा चैप्टर होता है, जो दूसरा चैप्टर होता है उसको हम पढ़ते हैं क्या, डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हिंदी की बात करें तो इसको कहते हैं पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं इसके इसके माध्यम से हम ब्लड में पहुंच जाएंगे। और जो अगला चैप्टर पढ़ते हैं उसको हम पढ़ते हैं क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र कहते हैं इसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं इसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ जाएंगे क्या, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे।
न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम। अगला टॉपिक हम क्या शुरू कर जाएंगे, अगला हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की तरफ हम बढ़ जाएंगे, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे ग्लैंड, हम पढ़ेंगे ग्लैंड, और ग्लैंड के बाद हम पढ़ेंगे डिजीज, बीमारी। राइट, इतना सारा चैप्टर हमें किससे कवर करना है, जियोलॉजी से कवर करना है। कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 90% पूछा जा रहा है क्वेश्चन, पूरा शिद्दत से कवर करना है। तो आज हम चैप्टर उठाएंगे, पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट उठाएंगे, जिसका नाम क्या रहेगा, ठीक है, सेल, सेल। फर्स्ट चैप्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्वेश्चन पूछना पक्का है, निश्चित है, एक ना एक क्वेश्चन यहां से बनना क्या है, तय है। ठीक है, अगर बात करूं सेल की, तो मैं अगर बात करूं सेल की, व्हाट इज सेल, कोशिकाएं क्या होती हैं, क्या होती है कोशिका, क्या होती है कोशिका, तो उसका उसका बेसिकली क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी काया, शरीर की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, किसको, सेल की मानी जाती है, सेल को माना जाता है। कैसे माना जाता है, कैसे माना जाता है, अगर बात करूं सेल, अगर दो सेल आपस मिल जाएं तो क्या बनेगा, ये टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू बन जाएगा। अगर दो टिश्यू आपस मिल जाए तो क्या बन जाएगा, ये ऑर्गन बन जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा। अगर दो ऑर्गन आपस बन जाए, मिल जाए, तो क्या बन जाएगा, ये ऑर्गन बॉडी बन जाएगा। और ये बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से, और इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। अगर मैं इस कमरे की बात करें, इस कमरे की बात करें, इस कमरे की बात करें, तो ये कमरा क्या होता है, बेसिकली रेत से मिलकर बना होगा, मिट्टी से मिलकर बना होगा। मिट्टी रेत किससे मिलकर बना होगा, ईंट बना होगा उससे। ईंट किससे आगे चलकर क्या बनाया होगा, दीवारें बनाई होंगी। ये दीवारें आगे चल क्या बना दे होंगी, ये एक रूम बनाया होगा। तो इस रूम की बात करूं मैं, इस रूम की बात करूं मैं, इस रूम की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो इस रूम की सबसे छोटी यूनिट रेत होती है, बालू होती है, मिट्टी होती है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं इस मार्कर की बात करूं कि मार्कर किससे मिलकर बना है, तो आप कहोगे सर ये फाइबर से मिलकर बना है। मैं पूछूं फाइबर किससे मिलकर बना है, तो आप कहोगे सर प्लास्टिक से मिलकर बना है। अब मैं पूछूं प्लास्टिक किससे मिलकर बना है, तो आप कहोगे सर ये पॉलिथीन से मिलकर बना है। मैं पूछूं पॉलिथीन किससे मिलकर बना है, तो आप कहोगे सर इथिलीन से मिलकर बना है। मैं पूछूं ये इथिलीन किससे मिलकर बना है, तो आप कहोगे सर एटम से मिलकर बना है। एटम को डिवाइड कर दें क्या, आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इस मार्कर का, इस पेन का सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, एटम। ये एटम से मिलकर बनाइए। आई बात समझ में, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे सेल की, हम बात करेंगे सेल की। सेल को सबसे पहले सेल किसने बोला था, राइट, सेल को सबसे पहले किसने बोला, तो वो जो महोदय थे वो कौन थे, रॉबर्ट हुक साहब थे, रॉबर्ट हुक साहब थे। रॉबर्ट हुक साहब क्या किया था, सेल का आविष्कार यानी खोजा गया था, उनके द्वारा खोजा गया था, सेल को खोजा गया था। किस सेल को खोजा गया था, तो वो कौन सी सेल थी, वो कौन सी सेल थी, वो सेल थी बेसिकली नॉन लिविंग सेल, नॉन लिविंग सेल थी, नॉन लिविंग सेल थी, राइट, नॉन लिविंग सेल थी। कब खोजा गया था इनके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा कब खोजा गया था, तो ईयर कौन सा था, वो 1665 का था, 1665। अब इन्होंने खोज दिया तो कहीं ना कहीं बताया तो होगा, किसी ने किसी बुक में बताया तो होगा सेल को लेकर। तो सेल का नाम, उस बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया नाम था उस बुक का। ठीक है, अब यह क्वेश्चन बनता है कि जब ये साहब नॉन लिविंग सेल का आविष्कार किए थे, खोजे थे, तो लिविंग सेल के बारे में किसने बताया था, लिविंग सेल के बारे में किसने बताया था, तो जो लिविंग सेल के बारे में बताया गया था, वो महोदय साइंटिस्ट विज्ञानी का नाम क्या था, उनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब थे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब थे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब थे। कहां बताया था उनके द्वारा, वो लिविंग सेल में बताया गया था। कहां पर बताया गया था, वो एल्गी में बताया गया था, शैवाल में बताया गया था। कब बताया गया था, वो 1771 में बताया गया था। लेकिन उनके द्वारा कोई भी बुक नहीं बताई गई, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, छोड़ दिया, एक्सपेरिमेंट किया, छोड़ दिया। आई बात समझ में, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आपको दो चीज बता दिया, इस सेल के बारे में बता दिया। सेल को, नॉन लिविंग सेल के बारे में किसने बताया था सबसे पहले, तो रॉबर्ट हुक साहब ने बताया था। कब बताया था, 1665 में बताया था। कहां बताया था, माइक्रोग्राफिया बुक में बताया था। किस चीज में खोजा था, किस चीज में खोजा था, तो वो कॉर्क थी, कॉर्क, कॉर्क आप कह सकते हो। या बोतल की जो पहले ढक्कन आया करती थी पहले के टाइम, बात कब की है, 1665 की। तो 1665 के टाइम जब बोतलें आया हुआ करती थी, तो उनका जो ढक्कन हुआ करता था लकड़ी का हुआ करता था, और उस लकड़ी में कॉर्क पाया जाता था। उस कॉर्क में खोजा गया था एक सेल को, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग सेल कहते हैं। किसके द्वारा खोजा गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था, लकड़ी में। या फिर आपको अगर एक ऑप्शन और दिख जाए, बोतल ना दिखे, एक ऑप्शन और दिख जाए, क्या, वो होता है पेड़ का छाल। ट्री होते हैं ना, ट्री, उनका जो छाल होता है ना, उस छाल में पाया जाता है क्या, पाया जाता है क्या, में पाया जाता है नॉन लिविंग सेल। किसने बताया था इस चीज को, इस चीज को बताया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा बताया गया था। कब बताया गया था, 1665 में बताया गया था। क्लियर है, आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको बता दूं ये सेल आगे चलकर क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। अब ये सेल आगे चलकर क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा।
एक महोदय रॉबर्ट हुक और एंटिनो वन लीवेनहॉक के बाद एक महोदय और आते हैं जिनका नाम होता है स्लाइडन एंड सॉन। ये महोदय क्या देते हैं? सेल थ्योरी देते हैं, कोशिका सिद्धांत देते हैं, कोशिका सिद्धांत देते हैं, सेल थ्योरी देते हैं। ईयर कौन सा होता है? ईयर कौन सा होता है? वो सेल थ्योरी, थ्योरी ऑफ सेल कहते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ सेल, थ्योरी ऑफ सेल। किसके द्वारा दिया गया था थ्योरी ऑफ सेल? थ्योरी सेल बेसिकली एक दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? स्वान एंड स्लाइडन। स्वान एंड स्लाइडन के द्वारा दिया गया था थ्योरी ऑफ सेल, कोशिका का सिद्धांत दिया गया था। और ईयर कौन सा था? वो ईयर था कौन सा? 1838 था, 1838 था, राइट, 1838 था। अब इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने सिर्फ इतना ही बातें बताई थी कि अगर कोई भी जीवधारी है, अगर कोई भी जीवधारी है तो वो सिर्फ एक या दो सेल से मिलकर बन सकती है। एक सेल से मिलकर बनेगी तो उसको हम यूनिसेलुलर कहेंगे, अगर एक से ज्यादा सेल मिलकर बनेगी तो उसको मल्टीसेलुलर कहेंगे। हम यूनिसेलुलर की एग्जांपल लेते हैं तो होता है अमीबा, पैरामीशियम। ये सिर्फ एक सेल से होता है, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है नए सेल का वो पुराने सेल के माध्यम से होता है, पुराने सेल के द्वारा होता है। दूसरा एग्जांपल होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम अगर मल्टी सेलुलर की बात करूं, मल्टी सेलुलर की बात करूं तो उसमें प्लांट और एनिमल आते हैं, जैसे हम और आप या पौधे, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सेल पाई जाती है। अगर मैं वही बॉडी की बात करूं, वही शरीर की बात करूं, वही कोशिकाएं की बात करूं कि हमारे बॉडी में कोशिकाएं कितनी पाई जाती है, कितनी पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं, तो आपका एक ऑप्शन दिख जाएगा क्या? 37.2 ट्रिलियन अप्रॉक्स पाया जाता है, अप्रॉक्स पाया जाता है। अगर मैं बात करूं वहीं की जो सेल होती है, जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी साइज क्या होती है? साइज क्या होती है उनकी? आकार क्या होता है उनका? तो वो होता है 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं। अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा कोशिकाएं कौन सी, तो सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? सबसे बड़ी की बात कर रहा हूं मैं, लंबी की नहीं, क्योंकि लंबी एक अलग चीज होती है, बड़ी एक अलग चीज होती है। तो सबसे बड़ी सेल की मैं बात करूं तो वो होता है क्या? ऑस्ट्रिच, एक शतरमुर्ग का अंडा, जो 1.9 केजी का होता है, बट उसको अप्रोक्स में किया जाए तो हम 2 केजी मानते हैं उसको। उसमें पाई जाती है क्या? सबसे बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है उसमें, सबसे बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है उसमें। सबसे लंबी की बात करें तो नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, नर्व में पाया जाता है। अगर वुमेन बिंग की बात करें तो सबसे छोटी सेल कहां पाई जाती है? स्पर्म में पाई जाती है, फीमेल में, मेल में, ठीक है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो ओवम में पाया जाता है सबसे बड़ी सेल। ये हम आगे डिस्कस करेंगे और बिल्कुल आपको गहराई में लेके चलेंगे साइंस को। साइंस को आपको पढ़ना नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा साइंस को कैसे याद करना है और कैसे पेपर पास करना है, ठीक है। हम शुरू करेंगे सेल। सेल जो होता है आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो पहला पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं? प्रोटेक्शन लेयर या प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं इसको, प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं इसको। जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अगर मैं प्रोटेक्टिव लेयर की बात करूं, इसको हिंदी में कहते हैं सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच के नाम से जानते हैं इसको हिंदी में। प्रोटोप्लाज्म की बात करूं तो प्रोटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं, जीव द्रव। किसने बताया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में? तो पुरकिंजे साहब ने बताया था, पुरकिंजे साहब ने बताया था। किसके बारे में? प्रोटोप्लाज्म के बारे में। और इसको बेसिक लाइफ का आधार किसने बोला था? किसने बोला था? तो प्रोफेसर हमसले साहब ने बोला था इसको। प्रोफेसर हमसले साहब थे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म क्या बोला था कि जीवन का क्या ये भौतिक आधार है, एक आधार है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, एक एक चीज का पोस्टमार्टम करेंगे। हम जो पहला इसमें पढ़ेंगे इसको होगा सेल वॉल। ये आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो पहला होता है उसको पढ़ते हैं क्या? सेल वॉल। जो दूसरा होता है उसको पढ़ते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका, ठीक है, कोशिका भित्ति कहते हैं सेल वॉल को, कोशिका भित्ति। वॉल का मतलब क्या होता है? दीवारें, दीवारें। वॉल का मतलब क्या होगा? दीवार। और गांव के आम भाषा में इसको हम कहते हैं भीत, उससे हम रिलेट कर लेंगे क्या? भित्ति को रिलेट कर लेंगे। और सेल वॉल का मतलब क्या हो गया? सेल वॉल का मतलब क्या हो गया? कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। मैं प्रोटोप्लाज्म की बात करूं तो इसको कहते हैं जीवद्रव के नाम से जानते हैं। और ये भी आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो पहला पार्ट होता है उसको पढ़ते हैं क्या? साइटोप्लाज्म को पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म। जो दूसरा होता है उसको क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होगा? साइटो शब्द कहीं भी आ जाए पूरे जीवन काल में, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो और साइटो शब्द आपसे टकरा जाए, कहीं कहीं भी टकरा जाए, तो समझ जाना बात किसकी हो रही है? कोशिका की हो रही है। बात किसकी हो रही है? सेल की हो रही है, सेल की हो रही है। साइटो का मतलब होता है सेल। और इसी यही वजह होता है कि जो हम कहते हैं ना कि स्टडी ऑफ सेल किसे कहते हैं?
कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहलाता है क्या? साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, और वहीं साइटो से क्या निकल कर आया हुआ है? साइटोप्लाज्म आया हुआ है। ठीक है, सॉरी, साइटोप्लाज्म आया हुआ है। ठीक है, साइटोप्लाज्म आया हुआ है, साइटोप्लाज्म आया हुआ है। साइटो शब्द कहीं वहां क्या था? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी था वहां पर। तो किसकी अध्ययन कर रहे थे आप? कोशिका के अध्ययन कर रहे हैं। साइटो शब्द वहां भी आया हुआ है, साइटो शब्द यहाँ भी आया हुआ है। बात किसकी हो रही है? सेल की हो रही है। अगर मैं बात करूं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव कहते हैं इसको। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की बात करूं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जीव द्रव, जीव द्रव कहते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियस की बात करें इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं क्या? केंद्रक कहते हैं इसको, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक क्यों कहते हैं? क्योंकि सेंटर में पाया जाता है, किसके? कोशिका के सेंटर में पाया जाता है। राइट। अब हम बात करेंगे किसकी? सेल वॉल की। एक एक टॉपिक शुरू करेंगे हम। ठीक है, एक एक टॉपिक शुरू करेंगे, और मैं आपको एक चार्ट बना देता हूं। ठीक है, चार्ट बना देंगे, उससे पढ़ने में पहले क्या हमें एक ग्राफ मिल जाएगा कि मैं पढ़ना क्या क्या है। राइट, बायोलॉजी, लोग वैसे पहले से डर जाते हैं बायोलॉजी के नाम से, लेकिन नहीं, यकीन मानिए मैं बायोलॉजी को इतना सटीक आपके जहन में उतार दूंगा ना कि किसी के पढ़ाने की नौबत में आओगे आप। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। ठीक है, सेल की बात करते हैं हम। सेल, सेल हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो पहला पार्ट होता है उसको हम पढ़ते हैं क्या? प्रोटेक्शन लेयर, या प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेक्टिव लेयर, ये आगे चलकर क्या होता है? सेल वॉल में डिवाइड होता है, सेल वॉल। और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के। ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये भी आगे चलकर क्या हो जाएगा? दो पार्ट में डिवाइड होगा, प्रोटोप्लाज्म। ये आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड होगा। जो पहला पार्ट पढ़ते हैं इसको हम करते हैं क्या? साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। जो दूसरा होता है उसको हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के भी पार्ट होते हैं जिसको हम पहला पार्ट पढ़ते हैं क्या? इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं, राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज का पोस्टमार्टम करते हुए चलूंगा, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करेगी। ठीक है, जो अगला होगा, अगला इसका होगा प्लास्टिड, प्लास्टिड। जो अगला पॉइंट होगा हम पढ़ते हैं उसको क्या? माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया। बाबा रामदेव क्यों कहते हैं कि गहरी सांस लिया करो? इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे रीजन है। क्यों कहते हैं बाबा रामदेव की गहरी सांस लिया करो? यूं ही थोड़ा ना कहते हैं टीवी पर आकर, यूं ही थोड़ा ना कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब माइट्रोकॉन्ड्रिया के टॉपिक पर आएंगे तो एक एक चीज का पोस्टमार्टम कर देंगे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, पावर प्लांट ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? इसकी एनर्जी की ऊर्जा किस पार्ट से, माइट्रोकॉन्ड्रिया किस पार्ट से एनर्जी हमें मिलना शुरू होती है, किस वे में मिलती है, क्या क्या कंपोनेंट आपस में मिलता है तो मुझे एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। और उस एनर्जी को हम एटीपी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं एटीपी? इसको हम क्यों कहते हैं? टोटल एटीपी कितनी पाई जाती है? 38, लेकिन हम दो एटीपी को माइनस करके हम 36 एटीपी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दो दो एटीपी होता है वो इम्प्योर माना जाता है। अब प्योर कितना होता है? 36 एटीपी होता है। ठीक है, आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक होता है उसको हम पढ़ते हैं क्या? लाइसोसोम, लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइड ऑफ द बैग। राइट, अगला जो टॉपिक होगा उसको हम पढ़ते हैं क्या? सेंट्रोसोम्स, तारा काय कहते हैं इसको, सेंट्रोसोम्स। ठीक है, अगला जो होता है टॉपिक उसको हम पढ़ेंगे क्या? गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी पढ़ते हैं इसको, गोल्जी बॉडी कहते हैं इसको, गोल्जी बॉडी। राइट, और उसके आगे वैक्यूल्स भी होते हैं, कई सारी चीजें होते हैं, बताएंगे। ठीक है, जो न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस आगे चलकर क्रोमोटीन में टूटता है, क्रोमोटीन में टूट जाएगा, ये क्रोमोटीन में टूट जाएगा। क्रोमोटीन आगे चल के आ जाता है, ये क्रोमोजोम्स में टूटेगा, क्रोमोजोम्स में टूटेगा। क्रोमोजोम्स आगे चल के इसमें टूट जाएगा, ये डीएनए और आरएनए में टूटेगा, आरएनए में। और ये डीएनए आरएनए किसमें टूट जाएगा? ये जीन में टूट जाएगा, जीन में टूट जाएगा। राइट, जीन में टूट जाएगा। यकीन मानिए आप जब टॉपिक शुरू करेंगे, जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा तो ग्रुप डी, ग्रुप ए, सॉरी ग्रुप डी से हम शुरू करेंगे, मतलब बेसिक कंसेप्ट से शुरू करेंगे। और जैसे चैप्टर हमारा खत्म होगा, जिन तक आएंगे, यकीन मानिए जब आप पीसीएस के पेपर में बैठेंगे तो यहीं से क्वेश्चन मिलना शुरू होगा। ठीक है, हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे, पहला टॉपिक शुरू करेंगे सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? ठीक है, सेल वॉल क्या होती है? इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या होती है सेल वॉल? कहां पाई जाती है सेल वॉल? किसने बताया था सेल वॉल के बारे में? ठीक है, किसने बताया था? ठीक है, किसने बताया था? तो सेल वॉल के बारे में किसने बताया था? हाँ सुनता है क्या? ठीक है, सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल सबसे पहले किसने बताया था? रॉबर्ट हुक साहब ने बताया था। कब बताया था? 1665 में बताया था।
कौन सा सेल वॉल के बारे में बताया था? नॉन लिविंग सेल के बारे में बताया था। अब मैं बात करता हूं कि सेल वॉल पाया कहां जाता है। सेल वॉल जो पाया जाता है बेसिकली प्लांट में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। प्लांट में भी कहां पाया जाता है? ये आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। मेम्ब्रेन की बात करें तो झिल्ली भी कहते हैं और कहीं कहीं आवरण भी कहते हैं वॉल को, भित्ति को। भित्त का मतलब क्या हो गया? घर। घर का मतलब क्या हो? घर की दीवारों को भित्त कहते हैं आम भाषा में हम। और दीवारें कहां होती है? घर के बाहर होती हैं। जस्ट उसी प्रकार सेल के बाहर क्या होगा? ये सेल वॉल पाया जाएगा। इसको हम बाहरी आवरण भी कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, राइट। हम बात करते हैं किसकी? ये मिलकर किससे मिलकर बना होगा? ठीक है, पाया कहां जाता है? सबसे पहला पॉइंट आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, राइट। ये किससे मिलकर बना होता है? किससे मिलकर बना होता है? तो क्वेश्चन में क्या, आंसर में क्या दिख जाएगा आपको ऑप्शन में? ये सेलुलोज से मिलकर बना होता है, सेलुलोज से मिलकर बनाता है। क्वेश्चन यहां पूछ देगा सेलुलोज क्या है? व्हाट इज सेलुलोज? क्या है सेलुलोज? सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज बेसिकली क्या होता है कि ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी आगे चलकर तीन पार्ट में डिवाइड होंगे। जो पहला पार्ट होता है उसको हम पढ़ते हैं क्या? मोनोसेक्राइड। जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? डाइसेक्राइड। जो तीसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं क्या? पॉलीसेक्राइड। तो इन सेक्राइड, इन तीनों सेक्राइड में से सेलुलोज कौन सा सेक्राइड है? कौन सा सेक्राइड है? चलिए मैं आपको थोड़ी सी और डिस्कस बताता हूं, डीप में लेके चलता हूं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली तीन तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। जो पहला होता है उसको हम पढ़ते हैं क्या? मोनोसेक्राइड, ठीक है। जो दूसरा होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ठीक है। जो तीसरा होता है, ठीक है, जो तीसरा होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है, पॉलीसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड, सॉरी डाइसेक्राइड होता है ना, डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड। तीन टाइप के होते हैं। अब इनमें पाया क्या क्या जाता है? पाया क्या क्या जाता है? कंफ्यूज नहीं होना, एक एक टॉपिक क्लियर करना है। पाया क्या क्या जाता है? तो इसमें पहला टॉपिक होता है उसको करते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज देते हैं। जो दूसरा टॉपिक होता है, दूसरा टॉपिक होता है उसको कहते हैं फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज के नाम से जानते हैं उसको, फ्रैक्टोज। जो तीसरा टॉपिक होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज के नाम से जानते हैं, ग्लैक्टोज के नाम से जानते हैं। जो अगला टॉपिक यहां मिल जाएगा हमें, ये अगला टॉपिक मिलेगा, इसको हम पढ़ते हैं क्या? माल्टोज। माल्टोज क्या होता है? डाइसेक्राइड होता है। डाई मतलब क्या होगा? इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होगी? दो होगी। मोनो का मतलब क्या? एक होगा, एक होगा, ठीक है। माल्टोज। अगला की बात करें तो ये होता है क्या? लैक्टोज, लैक्टोज। लैक्टोज शब्द कहीं भी आ जाए, लैक्टोज शब्द कहीं भी आ जाए, लैक्टो 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 शब्द कहीं भी आ जाए पूरे जीवन काल में, समझ जाना बात किसकी हो रही है, समझ जाना बात किसकी हो रही है। बात हो रही है दूध की, बात हो रही है मिल्क की। लैक्टोज शब्द आया है, लैक्टो शब्द आ गया, लैक्टो शब्द आ चुका है। बात किसकी हो रही है? किसकी हो रही है? मिल्क की हो रही है, जाहिर सी बात है। आप छोटा कोई बच्चा होता है आपके घर में, ठीक है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है और आप मेडिकल से उसको जाते हो पाउडर का दूध लेने, उस पाउडर के डब्बे पर भी लिखा क्या होता है? लैक्टोजन। तो लैक्टो आया हुआ नहीं आया हुआ है? तो किससे रिलेट करोगे आप? मिल्क से। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसका नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टो शब्द आया हुआ नहीं आया हुआ? किससे बात हो रही है? मिल्क से बात हो रही है। दूध की शुद्धता को मापना, दूध की शुद्धता को मापना, लैक्टोमीटर। लैक्टो शब्द आया हुआ कि नहीं आया हुआ है? तो ये लैक्टो शब्द कहीं भी आ जाए ना, समझ जाना बात किसकी हो रही है? मिल्क की बात हो रही है। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। माल्टोज। अगला जो होता है सुक्रोज कहते हैं इसको, सुक्रोज, सुक्रोज कहते हैं। और जब हम पॉलीसेक्राइड की बात करें तो पॉलीसेक्राइड में जो पहला होता है इसको पढ़ते हैं क्या? स्टार्च कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। जो अगला होता है क्या? उसको हम काइटिन कहते हैं, काइटिन कहते हैं। जो अगला होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? सेलुलोज कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। अब कोई पूछे आपसे कि सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज बेसिकली एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो पॉलीसेक्राइड का पार्ट होता है कौन? सेलुलोज। और ये नेचुरल रूप से क्या होता है? इसमें अधिक शर्कराएं पाई जाती है, मिठास का अनुभव इसमें नेचुरल रूप से होता है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, तो आपने पढ़ा क्या? आपने पढ़ा सेल वॉल जैसे प्लांट सेल में पाया जाता था, तो ये सेल मेम्ब्रेन किसमें पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन किसमें पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। अब ये एनिमल सेल में, एनिमल सेल में सेल वॉल किससे मिलकर बना हुआ था? सेलुलोज से मिलकर बना हुआ था। तब ये किससे मिलकर बन जाएगा? ये प्रोटीन और फैट से या लिपिड से मिलकर बनना शुरू कर देगा ये,
ये कहां पाया जाएगा, ये कहां पाया जाएगा, ये इनर की दीवारें में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत है? इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि डिसाइड करता है, ये डिसीजन लेता है। कैसा, क्या डिसीजन लेता है? कि कोशिका के अंदर कौन सी सेल है जो उसको कोई भी बैक्टीरिया घातक नहीं पहुंचा सकती। आई मीन कहने का मतलब यह है कि कोशिका को सेफ्टी प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है कि अगर कोई बाहर से क्या आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए और सेल पर हमला ना बोले। इस चीज को कौन बताता है? इस चीज को कौन बताने के साथ साथ कौन रोकता है उस बैक्टीरिया को? सेल मेम्ब्रेन रोकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप किसी शादी ब्याह में जाते हो, वाटिका में जाते हो, वाटिका में पहरेदार गेटमैन साहब लगे होते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं कि कौन अंदर जाना और किसको बाहर आना। ठीक वही प्रोसीजर कहां होता है? सेल मेम्ब्रेन में भी होता है। बैक्टीरिया और सेल के संदर्भ में होता है ये चीजें। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लास जब प्रॉपर पढ़ाएंगे ना, तो एक एक चीज का पोस्टमार्टम करते हुए चले जाएंगे। और मेरे में आदत है कि हम एक एक चीज का पोस्टमार्टम क्या हुए करते हुए चलते हैं, और सब्जेक्ट ईयर वाइज क्वेश्चन को हम सॉल्व कराना पसंद करते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे आगे। ठीक है, हम बात करेंगे आगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म किसने बोला था? किसने बोला था प्रोटोप्लाज्म? वो जो साहब थे, उनका नाम क्या था? पुरकिंजे साहब थे। प्रोटोप्लाज्म को बेसिकली जीवन का भौतिक आधार किसने बोला था? किसने बोला था? तो वो प्रोफेसर हमसले साहब ने बोले थे। अब होता क्या है ये प्रोटोप्लाज्म, होता क्या है? तो हम मान लेते हैं क्या, एक सेल मान लेते हैं, कोई एक सेल है, और सेल के बीच में क्या रहेगा? ठीक है, सेल के बीच में क्या रहेगा आपका? ठीक है, इसके बीच में क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा। सेल है, सेल के बीच में क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा। और इसलिए तो इसको हम केंद्रक बोल रहे हैं। केंद्रक का मतलब क्या हो गया? सेंटर, सेंटर। और इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? इसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है, पूरा आपको जो दिख रहा है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं, राइट? इसको हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियस को हम क्या पढ़ते हैं? इस न्यूक्लियस को हम पढ़ते हैं क्या? न्यूक्लियस ही पढ़ते हैं। और जब ये साइटोप्लाज्म और ये जब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, जब ये दोनों आपस में मिलता है तो क्या बनता है मेरे दोस्त? ये बनता है प्रोटोप्लाज्म। ये बनता है प्रोटोप्लाज्म। ये बनता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अगर यहां से हम ये न्यूक्लियस हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? सिर्फ मेरा साइटोप्लाज्म बचेगा। साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाएगा, अंतःप्रदर्भी जालिका भी पाया जाएगा। जालिका का मतलब जाल, यानी इसका जो स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे दिखेगा? वो जाल की नुमा दिखेगा, जाली नुमा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हमें मिलेगा उसको क्या? राइबोसोम्स। उसके आगे हम पढ़ेंगे क्या? प्लास्टिड के बारे में। उसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे आप उसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम्स पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, वैक्यूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम टॉपिक सीधा आते हैं टॉपिक पर। ठीक है, सीधा आते हैं टॉपिक पर। हम पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं इसको हिंदी में, अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं। जालिका क्यों कहते हैं? मैंने आपको बताया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक जालीनुमा संरचना जैसे दिखती है, जालीनुमा संरचना जैसे दिखती है, राइट? लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? एसएससी क्या पूछती है? एसएससी या कोई भी अदर एक स्टेट पीसीएस बात करे, क्या पूछती है? तो वो पूछती है क्या? इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है क्या? उसका दूसरा नाम होता है स्केलेटन ऑफ द सेल। स्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं इसको, स्केलेटन, स्केलेटन ऑफ द सेल, स्केलेटन ऑफ द सेल, यानी कोशिका का कंकाल कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? क्यों कहते हैं इसको? एसएससी ने पूछा हुआ है कि स्केलेटन ऑफ द सेल किसे कहते हैं? स्केलेटन ऑफ द सेल किसे कहते हैं? कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? तो आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिख जाएगा क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। कैसे कहते हैं मैं बताता हूं, कैसे कहते हैं मैं बताता हूं। एक एक चीज को पोस्टमार्टम करना मेरी आदत है। ठीक है, मान लेते हैं क्या, एक कोई सेल मान लेते हैं, मान लेते हैं क्या कोई सेल है, राइट? सेल है। अब सेल के बीच में क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस पाया जाएगा। अब न्यूक्लियस से इसके बॉन्ड में, यानी साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, यानी न्यूक्लियो या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेकर, ठीक है, कौन सा मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन।
इन दोनों के जो बीच की जो दूरी होती है ना, वो दूरी एक स्केलेटन रूप प्रदान करती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इसको हटा दूं यहां से, ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं, तो ये वाला पोर्शन कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, अगर मैं ये वाला चीज क्या करूं मैं, सॉरी, ठीक है, अगर मैं यहां से भी हटा दूं तो ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, नीचे। अगर मैं इसको भी हटा दूं तो ये वाला पोर्शन कहां चला जाएगा, इधर। अगर मैं इसको भी हटा दूं तो ये पोर्शन कहां चला जाएगा, ये यानी क्या हो गया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में कोई स्केलेटन ही नहीं है, कंकाल ही नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है। तो जो सेल का स्ट्रक्चर बन रहा है किसके माध्यम से बन रहा है, वो जो सेल का स्ट्रक्चर बन रहा है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से बन रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से बन रहा है स्केलेटन। और यही वजह है कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, स्केलेटन ऑफ द सेल पढ़ते हैं, कोशिका का कंकाल पढ़ते हैं, कोशिका का कंकाल पढ़ते हैं। राइट, आई बात समझ में। अरे मैं इस मार्कर की बात कर लूं, ठीक है, इस मार्कर की बात कर लूं, इस मार्कर की बात करता हूं, तो ये जो मार्कर है ना, अगर मैं इस दोनों हाथ के बीच में लगा दूं तो ये क्या, एक मुझे एक स्ट्रक्चर मिलेगा, नहीं मिल रहा है, एक स्ट्रक्चर प्रॉपर मुझे मिल रहा है। इस मार्कर को अगर मैं इस दोनों हाथों के बीच में लगा दिया तो ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जाहिर सी बात है मिल रहा है। अगर मैं इस मार्कर को हटा दूं और दोनों हाथ क्या हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, क्या कोई स्केलेटन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके बॉडी के अंदर क्या है, स्केलेटन है, स्केलेटन है। अगर आप अपने बॉडी से स्केलेटन निकाल देते हो, अगर आप अपने बॉडी से स्केलेटन निकाल देते हो तो क्या होगा, जाहिर सी बात है आप केटी कैंपस नहीं आ पाओगे, ऑफलाइन नहीं आ पाओगे। क्यों, क्योंकि आपके अंदर क्या नहीं है, स्केलेटन नहीं है। जब बॉडी के अंदर से स्केलेटन निकल जाता है ना, तो जो आपकी मांसपेशियां होती है वो एक गठरीनुमा संरचना में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी, एक गठरीनुमा संरचना में क्या हो जाएंगी, वो कन्वर्ट हो जाएंगी। आपको चलने में क्या हो जाए, असमर्थ हो गया, आप केडी कैंपस ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते हो। के पीछे रीजन यही है, क्यों, क्योंकि आपका स्केलेटन वहां से निकाल दिया गया है। जो आपने खुदा खुदा ने आपको जो नवाजा है ना, इस नवाजे के इस पीछे किसका राज है, स्केलेटन का राज है, स्केलेटन का राज है। जो आपका ललाट है ना, किसका राज है, ये स्केलेटन का राज है। ठीक उसी प्रकार ये प्रोसेस कहां भी पाई जा रही है, सेल का प्रोसेस ही, अब सेल कहां पाई जाती है, आपके बॉडी में पाई, राइट। अब ये जो होता है यहाँ पर जो न्यूक्लियस जो होता है, ये सॉरी, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये न्यूक्लियस से लेकर, अब ये दो चीज ऐसे हो जाती हैं। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो पहला पार्ट होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक, यानी खुरदरी होती है, रफ होती है। जो दूसरा होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, स्मूथ कहते हैं, उसको स्मूथ कहते हैं। और जो ये जो रफ आपको दिख रहा है ना, सॉरी, ठीक है, ये जो रफ आपको दिख रहा है ना, ये जो रफ आपको दिख रहा है ना, यही क्या जमा होती है, प्रोटीन। और इस यही वजह है कि राइबोसोम्स को हम क्या करते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री पढ़ते हैं, फैक्ट्री पढ़ते हैं उसको हम। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री निर्माण नहीं करती है, फॉर्मेशन नहीं करती है, स्टोर करती है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको, प्रोटीन की फैक्ट्री पढ़ते हैं उसको हम, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइट, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या होता है, ये प्लास्टिड बेसिकली क्या हिंदी में कहते हैं, इसको लवक कहते हैं, लवक कहते हैं। किसने बताया था प्लास्टिड के बारे में, किसने बताया था, किसने बताया था, टिम्पर साहब ने बताया था। टिम्पर साहब, क्वेश्चन पूछो, देखो क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब करेगा। जो आपका जो आपका जो हमसले साहब थे ना, हर्सेल साहब थे, हर्सेल साहब, उन्होंने प्लास्टिड को खोजा था, प्लास्टिड को खोजा था, लेकिन नामकरण कौन रखा था, प्लास्टिड को प्लास्टिड बोला किसने था, टिम्पर साहब ने बोला था। ठीक उसी प्रकार जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कौन खोज कर छोड़ देता है, कॉलिकर साहब। नाम कौन रखता है, सिबेंडा साहब। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कौन बोलता है, अल्टमान साहब। माइटोकॉन्ड्रिया को कौन कहता है कि ये क्या है, एक तरीके से एनर्जी देने काम करती है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल है, कौन बोला था, हैबिसलुक साहब ने बोला था। कई सारे नाम है, कई सारे नाम है, एक एक चीज का पोस्टमार्टम करेंगे आगे, ठीक है। प्लास्टिड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं लवक, इसको हिंदी में कहते हैं लवक। ठीक है, प्लास्टिड कहां पाया जाता है, ये प से प्लास्टिड, प से प्लांट,
प्लांट सेल में पाया जाएगा, ये प्लांट सेल में पाया जाएगा। किससे मिलकर बना होगा, मैंने आपको भी बता दिया कि किससे मिलकर बना होगा, ये सेलुलोज से मिलकर बना होगा। बट ये आगे चलकर जो प्लास्टिड होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में, राइट, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। जो पहला पार्ट होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं क्रोमोप्लास्ट, उसको हम पढ़ते हैं क्रोमोप्लास्ट। पहला पार्ट जो होता है इसका हम पढ़ते हैं क्रोमोप्लास्ट। जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम पढ़ते हैं क्या, उसको पढ़ते हैं क्या, ल्यूकोप्लास्ट, उसको पढ़ते हैं क्या, ल्यूकोप्लास्ट। जो तीसरा उसको पढ़ते हैं क्या, उसको हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्या होता है क्रोमोप्लास्ट। बेसिकली अगर आपको पूरे बायो पढ़ रहे हो, अगर आपको कहीं भी क्रोमो शब्द दिख जाए, कहीं भी क्रोमो शब्द दिख जाए, तो समझ जाना क्या है, ये एक पिगमेंट है। पिगमेंट का मतलब क्या हो गया, ये एक वड़क है, कलर देने का काम कर रहा है कौन, आपका क्रोमोप्लास्ट। अगर मैं जैसे बात करूं, एनटीपीसी एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर मैं वही सी एग्जांपल के आपके सामने रखूं, जैसे जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो प्याज होती है उसकी जो कलर होती है वो बेसिकली लाल तो नहीं होती, बैगनी होती है, लेकिन किसकी वजह से होती है, कौन सा पिगमेंट है ऐसा, कौन सा पिगमेंट है ऐसा, तो पिगमेंट कौन सा है, वो एंथोसाइनिन है। प्याज का जो बैगनी कलर होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछे कि जो सेब का रंग लाल क्यों होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंथोसाइनिन की वजह से ही होगा, एंथोसाइनिन की वजह से होगा। अगर यही क्वेश्चन फिर आपसे पूछे, जो गाजर होते हैं, बेसिकली गाजर दो रंग के होते हैं, एक होता है नारंगी, एक होता है लाल, तो जो गाजर लाल होता है वो भी किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से होता है। और जो आपका जो नारंगी होता है वो किसकी वजह से होता है, नारंगी कैरोटीन की वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। अगर पूछे और भी आप क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, अगर पूछे चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है, तो विटानिन की वजह से होता है। जहन में बैठाना, विटामिन नहीं बोल रहा हूं मैं, विटानिन बोल रहा हूं मैं, विटानिन की वजह से होता है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि हल्दी का जो रंग होता है स्ट्रक्चर, यानी जो पीला रंग हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कुकुरमीन की वजह से हो रहा है, कुकुरमीन की वजह से हो रहा है। आलू का सफेद रंग किसकी वजह से हो रहा है, सोलेनीन की वजह से हो रहा है, राइट। पढ़ेंगे सारा। अगला हम बात करेंगे लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट क्या होता है, व्हाट इज लीकोप्लास्ट, लीको शब्द क्या है, पहले तो ये पता चलना चाहिए लीको शब्द क्या है। तो पूरे जहन में बैठा लो आप अपने कि लीको शब्द कहीं भी आ जाए पूरे बायोलॉजी में समझ जाना कि बात किसकी हो रही है, श्वेत की हो रही है। लीको का मतलब क्या हो गया, लीको का मतलब होगा श्वेत, लीको का मतलब क्या होगा, व्हाइट, व्हाइट। अब किसके बारे में पढ़ रहे हो आप, प्लांट के बारे में पढ़ रहे हो, समझते हैं, थोड़ा सा आपको और गहराई में चलते हैं, ठीक है। लीकोप्लास्ट, मैंने क्या लिखा था, लीकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ माइंड क्या करूंगा, डिस्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। अब आपको लेकर चलूंगा कहां पर, एक ब्लड के चैप्टर में ले चलूंगा आपको, ब्लड के चैप्टर में। ब्लड की बात करें तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, दूसरा कौन सा होता है, ब्लड सेल, ब्लड सेल, ठीक है, ब्लड सेल। प्लाज्मा की बात करें तो 55% होता है, 55% होता है, और ये कितना होता है, 45% होता है। ये आगे चलकर क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है आरबीसी, आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। जो तीसरा होता है उसको हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, उसको हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। अब इसका नया नाम क्या होता है, इर्थ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, इर्थ्रोसाइट्स, इससे मतलब नहीं है, काट दो इसको, ठीक है। प्लेटलेट्स का क्या मतलब होता है, थ्रोम्बोसाइट्स, इससे भी मतलब नहीं है, हटा दो इसको। हमें मतलब किससे, इससे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ल्यूकोसाइट्स, इसका मतलब होता है क्या, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको शब्द यहां भी आया है तो मतलब क्या होगा इसका, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या हो गया, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल का मतलब क्या हो गया, व्हाइट, सफेद, सफेद। तो मतलब क्या निकल कर आया कि लीको का मतलब क्या होता है, व्हाइट होता है, सफेद होता है, क्लियर। अब लीको शब्द कहीं भी आ जाए ना, समझ जाना बात किसके संदर्भ में हो रही है, बात किसके रिलेट में हो रही है, किसके रिलेट में हो रही है, आपके श्वेत के रिलेट में हो रही है, ठीक है। हटा दो, हमें ब्लड नहीं पढ़ना, मैंने आपको समझाने का एग्जाम्पल उठाया था, ठीक है, हमें नहीं पढ़ना है ब्लड, हम पढ़ रहे हैं अपना सेल, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट पता चल गया क्या है ये, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये कैसा होता है, ये व्हाइट होता है। अब पढ़ किसके बारे में रह रहे हो आप, प्लांट के बारे में पढ़ रहे हो। तो प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो व्हाइट होता है, तो आप कहोगे सर क्या, वो होता है रूट, रूट, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, जड़ कहते हैं, वो होता है रूट,
क्या कहते हैं इसको हिंदी में, जड़ कहते हैं इसको, राइट। अब ये जो जड़ का पार्ट होता है ना, आपने भी देखा होगा कि जड़ का पार्ट कैसा होता है, सफेद होता है। जहां से हमें H2O भी ऊपर आएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, मिनरल्स भी किया जाएगा, न्यूट्रिशन भी किया जाएगा। जो H2O एब्जॉर्ब किया जाएगा वो जाइलम के माध्यम से किया जाएगा, है ना। जो न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्ब किया जाएगा वो लिकोप्लास्ट के माध्यम से। कैसे कैसे कैसे, ये जो लिकोप्लास्ट है ना, ये जो लिकोप्लास्ट है, ये जो लिकोप्लास्ट, ये बेसिकली क्या होता है, 3 पार्ट में भी डिवाइड होता है। ये जो पहला पार्ट है उसको हम पढ़ते हैं अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। जो दूसरा आता है उसको हम पढ़ते हैं क्या, इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। जो तीसरा आता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, जो तीसरा आता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। तो जो अमाइलोप्लास्ट होता है ना, ये नीचे से मिट्टी से, सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करेगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में भी कौन सा, तो ऑप्शन दिख जाएगा क्या आपको, स्टार्च, स्टार्च, ठीक है। इलियोप्लास्ट की हम बात करते हैं, इलियोप्लास्ट की अगर हम बात करें, इलियोप्लास्ट की अगर हम बात करें, तो इलियोप्लास्ट क्या एब्जॉर्ब करेगी, ये फैट्स, कहां से, सॉइल से। और प्रोटीनोप्लास्ट तो नाम से पता चल जा रहा है कि ये क्या एब्जॉर्ब करेगी आपको, प्रोटीन। आई बात समझ में, ये लिकोप्लास्ट की कहानी थी, ठीक है। मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन बता दिया, सेल वॉल बता दिया, ठीक है। मैंने आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता दिया, मैंने आपको लिकोप्लास्ट बता दिया, सॉरी प्लास्टिड बता दिया। प्लास्टिड का पार्ट ही लिकोप्लास्ट माना जाता है, ठीक है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो पिगमेंट देने का काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेब का रंग लाल होता है किसकी वजह से होता है, तो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। जो प्याज का रंग लाल होता है तो किसकी वजह से होता है, वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है, ठीक है। जो गाजर का रंग लाल होता है किसकी वजह से होता है, वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। आलू, आलू सफेद, आलू का रंग सफेद होता है किसकी वजह से होता है, वो सोलेनिन की वजह से होता है, सोलेनिन की। कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको लेक्चर में दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लिकोप्लास्ट बता दिया। लिकोप्लास्ट क्या होता है, बेसिकली इसका जो मतलब होता है वो सफेद होता है, श्वेत होता है। और आप पढ़ रहे हो किसके बारे में, प्लांट के बारे में पढ़ रहे हो, प्लांट के बारे में पढ़ रहे हो। तो प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो श्वेत होता है, सफेद होता है, तो आपने बताया क्या, रूट, रूट। रूट से वो क्या आपका H2 यानी जल भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा जाइलम के माध्यम से, ठीक है। और आपका क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब करेगा, स्टार्च करेगा, फैट करेगा, प्रोटीन करेगा, ये अलग अलग माध्यम से अपना एब्जॉर्ब करेगा। जो स्टार्च के माध्यम से करता है वो एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। जो फैट करता है वो क्या, इलियोप्लास्ट इसको करता है। और प्रोटीन को कौन करता है, वो प्रोटीनोप्लास्ट करता है, राइट। इतनी सारी चीजें हैं, बाकी हम अगले लेक्चर मिलेंगे और अच्छे से इसको हम क्या करेंगे, इलोबरेट करके पढ़ाएंगे, एक एक चीज का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है, ठीक है। बताना आपको लेक्चर कैसा लगा, राइट। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।